नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम विदेशी वियतनाम की यात्रा करेंगे। हम इस देश के शहरों, प्रकृति और रिसोर्ट्स पर नजर डालेंगे जो हर साल और भी बेहतर और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको उस मुख्य विषय के बारे में बताएंगे जो विश्व समाचारों में तेजी से दिखाई दे रहा है और लोगों की रुचि जगा रहा है, अर्थात वियतनामी अर्थव्यवस्था, जिसने हाल के वर्षों में तेजी से विकास दिखाया है और इसकी गति चीनी अर्थव्यवस्था की याद दिलाती है। 2000 के दशक के मध्य में वियतनाम बहुत बदल गया है और यह अब वह कृषि प्रधान तीसरी दुनिया का देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी और जो चावल उगाता था। इस देश की आर्थिक उपलब्धियों ने, जो बड़े विदेशी निवेशों को सफलतापूर्वक आकर्षित कर रही हैं, वियतनाम को एक संभावित नए एशियाई टाइगर के रूप में देखने के लिए मजबूर किया है। वियतनाम आधिकारिक नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइना प्रायद्वीप पर स्थित एक देश। ये चीन, लाओस और कंबोडिया के साथ सीमा साझा करता है। ये दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल 331,210 वर्ग किलोमीटर है। देश का भूभाग पहाड़ी है। लगभग 70% क्षेत्र पहाड़ों, पठारों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर फैला हुआ है। वियतनाम में लगभग 2500 बड़ी और छोटी नदियां हैं। इनमें से सबसे अधिक जलधाराएं मेकोंग और हांगहा हैं। जनसंख्या लगभग 100 मिलियन लोग हैं। आधिकारिक भाषा वियतनामी है। वियतनाम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देश और समाज में नेतृत्व की भूमिका वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। जलवायु उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच बहुत भिन्न है। उत्तर में जलवायु मध्यम और परिवर्तनशील है। नवंबर से अप्रैल तक एक ठंडी मौसम होता है और मई से अक्टूबर तक गर्म मौसम होता है। दक्षिण वियतनाम में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो पूरे साल गर्म से लेकर बहुत गर्म तक होती है। नवंबर से जनवरी तक गर्मी रहती है। फरवरी से मई तक गर्मी बढ़ती है और मई से अक्टूबर तक बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम के दौरान अक्सर चक्रवात आते हैं जो बाढ़ का कारण बन सकते हैं, खासकर मेकोंग डेल्टा में। उन्नीस 1965 में अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में सैनिकों को भेजा और वियतनाम युद्ध शुरू हुआ। हालांकि वियतनामी विद्रोहियों की निर्णायक कार्रवाई और विमानन के खिलाफ सफल प्रतिरोध, जो सोवियत संघ के महत्वपूर्ण समर्थन के साथ था, ने अमेरिकियों के बीच भारी नुकसान का कारण बना और वॉशिंगटन को 1973 में अपनी सेनाएं वापस बुलाने और शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। 1973 में वियतनामी लोगों की स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों की लड़ाई के बाद वियतनाम में युद्ध समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए और 1976 में वियतनाम का राज्य पुनर्मिलन पूरा हुआ। दक्षिण वियतनाम उत्तरी वियतनाम के साथ मिलकर एक एकीकृत राज्य वियतनाम बना। 90 के दशक में आर्थिक सुधार शुरू हुए और प्रशासनिक आदेशात्मक प्रणाली से बाजार प्रणाली की ओर संक्रमण हुआ। आज के समय में वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कम्युनिस्ट पार्टी, जो अभी भी देश में शासन कर रही है, समय पर सही दिशा में गई और बाजार अर्थव्यवस्था के मॉडल की ओर बढ़ी, ठीक उसी तरह जैसे पड़ोसी चीन ने किया, बस थोड़ा बाद में और उतना सक्रिय नहीं। वियतनाम सरकार पर्यटन के विकास पर भी बहुत ध्यान देती है। इसके अलावा जलवायु और विशाल तटीय क्षेत्र इसको बहुत बढ़ावा देते हैं। हाल के समय में कई पर्यटक वियतनाम में छुट्टियां बिताना पसंद कर रहे हैं, जो थाईलैंड में छुट्टियों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहां पर्यटकों की अधिकता के कारण अब पहले जैसी अच्छी और सस्ती छुट्टियां नहीं मिलती। समुद्र और समुद्र तट वास्तव में वही है। वियतनाम अपनी ओर से पर्यटन बाजार में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए पर्यटकों को अच्छा सेवा, थाईलैंड की तुलना में अधिक सस्ती कीमतें और समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदान करता है। वियतनाम केवल बेहतरीन समुद्र तटों के लिए ही नहीं, बल्कि समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ और जलप्रपात, हजारों प्रकार की पौधों की प्रजातियां, सैकड़ों प्रकार के जानवर और पक्षी। देश में 31 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वैसे कई हमारे देशवासी जो वियतनाम में गए हैं और इस देश के प्रति आकर्षित हुए हैं, इसे स्थायी निवास के लिए चुनते हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। पहले, वियतनाम में शानदार जलवायु है और हमारे मानकों के अनुसार यहाँ गर्मी साल भर रहती है। जो लोग ठंडे क्षेत्रों में काफ़ी समय बिता चुके हैं, वे वास्तव में गर्मी और साल भर समुद्र में तैरने की संभावना की सराहना करते हैं। दूसरे, वियतनाम में न केवल खाद्य पदार्थों की कीमतें काफ़ी कम हैं, जो कि हमेशा ताज़े और बेहतरीन गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन संपत्ति पर भी और तेजी से विकसित हो रहे देश के तट पर सस्ते में एक छोटा सा घर या अपार्टमेंट खरीदने का अवसर आकर्षक और संभावनाओं से भरा लगता है। और तीसरे, वियतनामियों का सकारात्मक और मुस्कुराता हुआ स्वभाव है,
और कई लोग इस देश से प्यार करते हैं, खासकर इसके लोगों के कारण। छोटे आय और अक्सर कठिन श्रम के बावजूद वियतनामी लोग जीवन का आनंद लेना और ईमानदार रहना जानते हैं। विशेष रूप से वियतनाम में रहने का विकल्प उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो दूरस्थ काम करते हैं। औसतन यहाँ आराम से रहने के लिए लगभग 30,000 रुपये प्रति माह कमाना काफ़ी है। इन पैसों से किराए, भोजन, परिवहन और मनोरंजन के लिए काफ़ी होगा। हालांकि निश्चित रूप से सब कुछ ज़रूरतों पर निर्भर करता है और हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं। वैसे परिवहन के बारे में, वियतनाम में जैसे कि कई अन्य एशियाई देशों में दोपहिया परिवहन का पूरी तरह से प्रभुत्व है। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल और साइकिलें वियतनामी सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ती हैं और देश को जानने के लिए इस तरह के परिवहन को प्राथमिकता देना बेहतर है। यहाँ तक कि इसकी किराए पर लेने की कीमतें बहुत कम हैं। हो ची मिन्ह रोड वियतनाम का सबसे खूबसूरत राजमार्ग है और इस अद्भुत देश में स्वतंत्र यात्रा के लिए सबसे दिलचस्प विकल्प है। यह राजमार्ग हो ची मिन्ह से हनोई तक 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे शुरू से अंत तक चलाते हुए आप वियतनाम के लगभग सभी अद्भुत परिदृश्यों और दोस्ताना स्थानीय लोगों को देखेंगे। यह सड़क घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे से होकर गुजरती है और अंतहीन चावल के खेतों को पार करती है। हो ची मिन्ह रोड पर यात्रा करते समय आप स्थानीय निवासियों के साथ रात बिताने और खाने के लिए आसानी से समझौता कर सकते हैं। इन इलाकों में पर्यटकों का स्वागत सीधे घरों में किया जाता है। मालिक न केवल आपको सब कुछ दिखाएगा और बताएगा, बल्कि स्थानीय व्यंजनों का एक डिनर भी आयोजित करेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए पहले से नकद पैसे का ध्यान रखना चाहिए। हो ची मिन्ह को पुराने नाम साइगोन के नाम से भी जाना जाता है। यह वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। हो ची मिन्ह एक दिनशिंग एशियाई महानगर है जो घनी आबादी वाला, शोरगुल भरा और लगातार बदलते सुगंधों से भरा है, जो पेट्रोल से लेकर विदेशी मसालों तक फैला हुआ है। आधुनिक हो ची मिन्ह में पहले से ही कई गगनचुंबी इमारतें, व्यापारिक केंद्र और नए क्षेत्र बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसकी मुख्य मूल्यता यह है कि यहाँ की उपनिवेशीय वास्तुकला सुरक्षित है। उदाहरण के लिए नोट्रे डेम कैथेड्रल, जो फ्रांसीसी उपनिवेश का एक निशान है, शहर का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। यह इमारत नव रोमांटिक शैली में बनाई गई है जिसमें गोथिक के तत्व शामिल हैं। शहर की ऐतिहासिक प्रमुखता केंद्रीय चौक है जिसने 3 देशों फ्रांस, वियतनाम और सोवियत संघ की संस्कृतियों को एकत्रित किया है। फ्रांस के वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूनों के बगल में वियतनामी इमारतें पारंपरिक प्रतीकों के साथ स्थित हैं और थोड़ी दूर पर कम्युनिस्ट युवा संघ की इमारत है जिसमें प्रतीकात्मक हथौड़ा और दरांती है। हो ची मिन्ह के आसपास की सबसे दिलचस्प यात्राओं में से एक है कूटी गांव का दौरा। यहाँ मौजूद भूमिगत सुरंगें वियतनाम युद्ध की घटनाओं की सबसे स्पष्ट याद दिलाती हैं। ये पूर्व के विद्रोहियों के छिपने के स्थान हैं जो दुश्मन के सैनिकों से बचने और अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए थे। उन्होंने लंबे सुरंगें खोदी और वहां परिवारों के साथ रहते थे। अमेरिकी सैनिकों से बचने के लिए विद्रोहियों ने तरह तरह की चालाक जाल बिछाए, जहरीले नुकीले बिंदु बनाए और बहुत छोटे संकरे रास्ते बनाए जिनमें केवल छोटे वियतनामी ही घुस सकते थे। हनोई वियतनाम की राजधानी है और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2010 में शहर ने अपनी सहस्त्राब्दी मनाई। हनोई शक्तिशाली लाल नदी के किनारे बसा हुआ है। सदियों से राज्य का सबसे प्रभावशाली शहर होने के नाते हनोई वियतनाम का सांस्कृतिक केंद्र बन गया है, जहां यहां शासन करने वाले प्रत्येक राजवंश ने ऐतिहासिक स्मारक और वास्तुकला छोड़ी है। आधुनिक हनोई के चरित्र को सबसे पहले फ्रांसीसियों ने आकार दिया। यहाँ वास्तुकला में उपनिवेशीय शैली हर जगह स्पष्ट है। हनोई में वियतनाम के किसी और हिस्से की तरह समाजवादी प्रणाली की भावना महसूस होती है और इसके वफादार अनुयायी हो ची मिन्ह का शरीर अभी भी बाडिन्ह चौक पर स्थित स्मारक में विश्राम कर रहा है। हनोई में कई संग्रहालय भी हैं, जिनमें से एक अनोखा और अद्भुत महिला संग्रहालय है जो वियतनामी महिलाओं की देश के कई सदियों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है। nha trang, इस शहर को वियतनाम की समुद्र तट की राजधानी माना जाता है। वियतनाम में छुट्टियों के बारे में बताने वाले अधिकांश विज्ञापन पोस्टरों पर तस्वीरें यहीं ली गई हैं। नीला समुद्र और सफ़ेद रेत ने इस रिसोर्ट को छुट्टियों के लिए सचमुच का स्वर्ग बना दिया है। सूरज डूबने के तुरंत बाद यहाँ सक्रिय रात की जिंदगी शुरू हो जाती है। शहर में कई बार, डिस्को, नाइट क्लब और अन्य वयस्क मनोरंजन है। nha trang में 350 से अधिक कैफे और रेस्तरां हैं। स्थानीय प्रतिष्ठानों में वियतनामी, चीनी, जापानी, भारतीय और यहाँ तक कि फ्रांसीसी व्यंजनों के नुस्खों के अनुसार खाना बनाया जाता है। nha trang रूसी पर्यटकों के बीच वियतनामी रिसोर्ट्स की रैंकिंग में शीर्ष पर है और nha trang की खाड़ी विश्व के सबसे खूबसूरत रिसोर्ट खाड़ियों की रैंकिंग में 28वें स्थान पर है। छुट्टियों में विविधता लाने के लिए आप नाव पर पड़ोसी द्वीपों पर जा सकते हैं, अद्भुत चाम टॉवर और स्थानीय पगोड़ा देख सकते हैं, स्थानीय कीचड़ उपचार केंद्रों का दौरा कर सकते हैं या बंदर द्वीप पर जा सकते हैं। वियतनामी खाना बहुत विविध है।
इसका मुख्य विशेषता यह है कि खाने में वसा की मात्रा न्यूनतम होती है। यह देश की प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ चीन और जापान के प्रभाव के तहत विकसित हुई है। यहाँ समुद्री भोजन, सूअर का मांस, सब्जियां, नट्स और फलियों से बने व्यंजन प्रमुख हैं। परंपरागत भोजन में चावल का एक विशेष स्थान है। इससे नूडल्स, चपातियां और चावल की पेपर बनाई जाती है, जो कई व्यंजनों की आधार होती है। वियतनामी खाना में सॉस और मसालों की भी बहुतायत है। फो सूप वियतनामी खाना का एक सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। इसमें गोमांस या चिकन, चावल की नूडल्स, प्याज, हरी सब्जियां और मसाले शामिल होते हैं। चावल की पेपर से बने नेम पैनकेक भी बहुत लोकप्रिय हैं। सूक्ष्म चावल की पेपर में सूअर के मांस, सब्जियों और मसालों की भराई लपेटी जाती है। वियतनामी खाने में हमारे लिए कई नापसंद व्यंजन भी हैं, जैसे कि बिच्छू, सांप, भ्रूण के साथ बतख का अंडा, कुत्ते का मांस, चूहा, मेंढक और कई अन्य अजीब चीज़ें। सबसे लोकप्रिय शराबी पेय बियर है, जो वियतनामियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। शाम को किसी भी सड़क के कैफे में आप लोगों को काम के बाद पारंपरिक हल्की बियर के गिलास के साथ आराम करते हुए देख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम बहुत बदल रहा है। अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां हैं। हर जगह नए दुकानें, ऑफिस और उद्योग खुल रहे हैं। आर्थिक विकास की गति सालाना लगभग 8% है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि मुख्य रूप से इसके विकेंद्रीकरण और खुले दरवाजों की नीति के कारण हो रही है, जो विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से आकर्षित कर रही है। सबसे पहले ताइवान, चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से। धीरे धीरे वियतनाम एक बड़े उत्पादन केंद्र में बदल रहा है, जैसे कि चीन, जबकि पड़ोसी चीन एक महंगी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, जहां वेतन बढ़ रहे हैं और कई उत्पादन पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में स्थानांतरित हो रहे हैं। वियतनाम की आत्मविश्वासी वृद्धि का कारण बहुत सरल है। प्रशासनिक योजना तंत्र ने धीरे धीरे और बिना किसी तेज बदलाव के बाजार तंत्र से स्थान ले लिया। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था काफी तेजी से और बिना किसी दर्द के विकसित हुई, जबकि रूस ने सभी पूर्व मूल्यों को छोड़ने का जटिल रास्ता अपनाया, जिसमें समाजवादी विचारधारा का पालन करना भी शामिल था। लेकिन तेज आर्थिक विकास के बावजूद वियतनाम अभी भी एक काफी गरीब देश बना हुआ है। इसीलिए आज के समय में वियतनामी सरकार की मुख्य चुनौती है अर्थव्यवस्था को विकसित करना, क्योंकि सत्ता पर मुख्य दबाव वास्तव में जीवन स्तर के निम्न स्तर के कारण है। जीवन स्तर के मामले में देशों की रैंकिंग में वियतनाम 77वें स्थान पर है। देश में औसत वेतन लगभग $260 प्रति माह है। वियतनाम अपने कॉफी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया में कॉफी के निर्यात में अग्रणी स्थान रखता है। वियतनामी लोग कॉफी को बहुत मीठा पीते हैं, इसमें गाढ़ा दूध मिलाकर। देश में शराब पर कोई विशेष शुल्क नहीं है, इसलिए यह बहुत सस्ता है। बियर, उदाहरण के लिए, सोडा पानी के बराबर कीमत में है। न्याचांग में दुनिया की सबसे लंबी समुद्र पर केबल कार है। यह रिसोर्ट शहर न्याचांग को होचे द्वीप से जोड़ती है, जहां एक मनोरंजन पार्क है। इसकी लंबाई 3300 मीटर है। वियतनामी लोग रूसी पर्यटकों को पसंद करते हैं। कुछ लोग थोड़ी बहुत रूसी भी बोलते हैं। यह इस बात से जुड़ा है कि सोवियत संघ ने अमेरिका वियतनाम युद्ध में वियतनाम को सक्रिय सहायता प्रदान की थी। वियतनामी कभी भी धूप में नहीं बैठते। यहाँ टैनिंग को गरीबों का काम और कुछ असुंदर माना जाता है। इसलिए गर्मी में समुद्र तट पर स्थानीय लोग पूरी तरह से ढके हुए चलते हैं। पैंट, लंबी आस्तीन की शर्ट और सिर पर टोपी पहनकर। प्रसिद्ध हलोंग खाड़ी को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। और याद रखें, जैसे सभी विदेशी देशों में, वियतनाम में नल का पानी नहीं पीना चाहिए और इससे फलों और सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। यह बात सड़क पर बिकने वाले ठंडे पेय खरीदने पर भी लागू होती है। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि उनके लिए पानी नजदीकी नदी से नहीं लिया गया है। हमेशा अपने पास सुपरमार्केट से खरीदी गई बोतलबंद पानी रखें। इस नियम को भूलकर आप गंभीर जहर खाने का जोखिम उठाते हैं और अपनी छुट्टी को खराब कर लेते हैं।